हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। ये बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है, लेकिन जो ओकेजन था, जो ओकेजन पे मैंने बनाने की सोची, वो ओकेजन ऐसा था कि मुझसे बस रहा नहीं गया। मैंने कहा कि मेरा जो है वो जितना भी मेरे अंदर इमोशंस हैं, जो मेरे अंदर धड़कनें बैठी हुई हैं, मैं उसको आप लोगों के सामने जो है वो बयान कर ही दूँ। तो जो कल जो मैच हुआ वो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि 2020 जो 5 था, वो फुटबॉल के लिए एक ऐसा ईयर था जिसका एंड अगर ऐसा होना था तो बेस्ट था एंड। क्योंकि जो पुर्तगाल ने जो गेम खेली है, वो मतलब हर गेम के अंदर, इस गेम के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, यूएफए नेशंस लीग के सेमीफाइनल तक की बात कर रहा हूँ कि वो उसके अंदर भी वो लोग जो हैं वो एज अंडरडॉग्स ही गए थे। वो दोनों गेम्स के एज अंडरडॉग्स गए थे, लेकिन एक तरीके से जो उन लोगों ने जो टर्न अराउंड किया वो बहुत सरप्राइजिंग था। क्योंकि पुर्तगाल के अंदर सब चीज़ें थी। लोग कहते थे टैलेंट है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है, प्लेयर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े क्लब्स में भी जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पे हमेशा लोगों को डाउट होता था कि भाई ये लोग जब व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट दे डोंट सीम टू हैव इट इन देम। ये इनका सबसे बड़ा मसला था। लेकिन इन दोनों मैचेस ने लिटरली इस पूरे परसेप्शन को ख़त्म कर दिया। और उसके अंदर ये चीज़ दिखी इस बार, जो चीज़ मेरे हिसाब से की थी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो थी टुगेदरनेस। इस जो मैचेस थे, जो इस बार ट्रेनिंग कैंप लगा पुर्तगाल का, उसमें लगा कि ये एक टीम जो है वो एक टुगेदरनेस है। इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोटे मोटे क्यूज़ दिखते थे, कभी ट्रेनिंग फुटेजेस के अंदर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा, जो कि एविडेंट था ऑन द फील्ड टू। तो सबसे पहले तो मैं गेम प्ले पे आऊँगा, ठीक है। सबको पता था स्पेन के पास जो टैलेंट है, जो प्लेयर्स हैं, मतलब मैं अगर नाम लूँगा तो शायद मैं थक जाऊँगा कि जितने नाम है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में ऑलमोस्ट हर नाम ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं उसने अच्छा परफॉर्म किया। और उसके अंदर स्टैंड आउट प्लेयर्स तो पता ही हैं, पेद्री हो गया और यमाल हो गया और अपना इसको हो गया, ठीक है। मतलब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स, और मतलब जो लोग इतने स्पॉटलाइट में हैं भी नहीं, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। जाबेल हो गया और निको विलियम्स, मतलब इनके पास हर 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 फ्लैंक से लेके, मिडफील्ड से लेके, डिफेंडिंग से लेके, ईना सुमन जो है वो भी बहुत अच्छा, मतलब कीपर रिलायबल रहा है अभी लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। उसने लिटरली इतने बड़े बड़े कीपर्स की जगह ली है, डेविड डहेया की। और मतलब उनकी वेल सेटल टीम है, वेल ड्रिल टीम है। कोई ऐसा वो नहीं था कि लोग, मतलब लॉजिकली तो यही था ना कि ये गेम एक ऐसा गेम है जो कि स्पेन जीत जाएगा, कंसिडरिंगली कि उन्होंने सेमीफाइनल में एक फ्रांस को हराया जिसने ना सिर्फ यूरोज़ में पुर्तगाल को आउट किया था, बल्कि एक तरीके से अगर ऑन पेपर देखा जाए तो वो ऑन पेपर जो है पुर्तगाल से बेटर टीम है। लेकिन गेम प्ले में जब हम आते हैं तो हमें ये दिखता है कि भाई फर्स्ट हाफ के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से एविडेंटली था कि पुर्तगाल की जो फॉर्मेशन थी उसके अंदर उनको ये पता था कि उनको जो प्लेयर्स हैं जो आसानी से टाइट स्पेसेस में खेल सकते हैं, उनको जितना ज़्यादा डबल अप किया जाए, कभी कभी ट्रिपल अप किया जाए, वो उनके साथ देखा जा रहा था। क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस और जो बर्नार्डो सिल्वा था स्पेशली, उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। वो कभी कभी सेंटर बैक भी खेल रहा था जब वो बिल्डअप में थे, और डिफेंसिवली वो पूरी जगह पे रूम कर रहा था। मतलब जहाँ पे भी, कभी पैदरी की हाफ स्पेसेस को वो ब्लॉक कर रहा था, कभी जो जमाल था उसका जो है वो एंगल काट रहा था। मतलब हर जगह से फ्लूइडली उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। और जो गोल जो थे स्पेन के, जो 2 गोल हुए हैं, पहला गोल तो एक पूरा क्योटिक गोल था। क्योंकि जो जाओ नेवेस था वो नो डाउट इस सीज़न उसने, मतलब ब्रेक थ्रू ईयर था उसका। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप जब इतने बड़ा प्लेयर आप जो है वो होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यंग हैं और उसके बाद जो है वो आप फाइनल में खेल रहे हो भाई, और फर्स्ट टाइम आपको जो है वो राइट बैक पे खिलाया गया सेमीफाइनल में, आपकी नेशनल पोजीशन नहीं है, वो एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर है या सीएम खेलता है वो मोस्टली, जिससे एनरिके ने उसको इस्तेमाल किया पूरे सीज़न। अब आप राइट बैक खेलते हैं और स्पेशली, और अगर आप निको विलियम्स के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि भाई बहुत टाइट विंगर है, मतलब बहुत टाइट विंगर है।
वो अलग बात है कि उसको स्पॉटलाइटली नहीं मिलती क्योंकि उसका आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन वो एक बहुत अच्छा विंगर है और उसमें बहुत ज़्यादा एविडेंट था क्योंकि हर बॉल फर्स्ट हाफ की वो निको विलियम को जा रही है, निको विलियम को जा रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस गेम को देखूं तो फर्स्ट हाफ के अंदर इंटायरली जो गोल थे वो जब आए जब या तो उनकी जो डिफेंसिव फॉर्मेशन थी जो स्टिक टुगेदर हुई थी पुर्तगाल की, वो उस तरीके के अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन है क्योंकि पहले गोल के अंदर जो जमाल की जो बॉल थी उसके अंदर जो रॉबिन डियास की क्लियरेंस थी वो बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं थी क्योंकि वो गिर रहा था और गिरते हुए उसने सिर्फ एक जो है वो डेंगलिंग लेग को अपना आगे किया और उसके बाद फिर जाओ नेवेज और डिएगो कोस्टा के बीच में कन्फ्यूजन हुई कि आएगा कौन, पैर कौन मारेगा, हाथ कौन मारेगा, उसके बीच में जुबिमेंडी ने गोल मार दिया। ठीक है, और जहाँ तक दूसरे गोल की बात है भाई, ट्रांजिशन में वो गोल पड़ा, पेदरी बॉल लेके गया और आया साबिल ग्रेड देना पड़ेगा क्योंकि उसने बहुत एफिशिएंटली और बहुत ही क्लेवरली उसने जो है वो ऑफसाइड ट्रैप को बीट भी किया और प्लस मतलब आप जो है वो आप 1v1 में तो गोलकीपर नहीं है, आप एक तरीके से आपका एंगल नहीं बन पा रहा जो उसने वो फिनिश किया, लेकिन फिर भी उसने आगे आने वाले डिएगो कोस्टा को पहले से जज कर लिया था और बड़ी प्यारी तरीके से उसने बॉल को पोक किया, तो कि वो बहुत अच्छा गोल था। लेकिन जो एक बात है जो बहुत बड़ी बात है, मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है कि स्पेन्स इनएबिलिटी टू फिनिश द गेम स्ट्रॉन्ग। जब आप फाइनल के अंदर 2-1 अप हो और आप लीडिंग हो एट हाफ टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब जो ऑलरेडी एट द स्टार्ट ऑफ द गेम ये बोल रहे थे कि स्पेन जीतेगा 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 जीतेगा, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर एक तरीके से पुर्तगाल को ऐसा लगा कि उसने अपनी परफॉर्मेंस को एक और गियर लगा दिया और उस गियर के अंदर जो बंदा था जिसने मेरे ख्याल से 5-6 गियर और पता नहीं कौन सी स्टेरॉइड्स और पता नहीं कौन से काला जादू करा के वो आया हुआ था इस सीज़न, उसका नाम है नूनो मेंडेस। ये नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाले जो 5 से 6 साल हैं ये ऐसा प्लेयर है जो कि ना सिर्फ क्लब फुटबॉल में बल्कि इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर भी बेस्ट लेफ्ट बैक बना रहेगा। ये बात लिखनी पड़ेगी कहीं पे जो भी ये देख रहा है, क्योंकि जो बंदा यमाल को इस तरीके से उसका गेम खेल सकता है कि जैसे पता चले यार कि जो 15 ईयर ओल्ड यमाल था जब वो फर्स्ट टाइम अपना बारसा डेब्यू कर रहा था, वो वाला अगर उसका आउटपुट निकल के आए इस वक्त जब वो लिटरली हर प्लेयर को, हर अपोजिशन को, नो मैटर द स्टेज, नो मैटर द टीम, नो मैटर द मिनट्स, नो मैटर द डिफेंडर, वो जो आउटपुट दे रहा है उसको तरीके से स्टक करना, लिटरली उसको पॉकेट में रखना, वो एक ऐसी बात है कि भाई मतलब हेड्स ऑफ नो डाउट, वेल डिजर्व मैन ऑफ द मैच। मतलब दोनों चीज़ में जो उसने गोल मारा, जो प्रिसीजन से उसने गोल मारा और जो दूसरा गोल था उसके अंदर जो उसने उसको वो डबल अप था यमाल और उसके पीछे जो मिडफील्डर था, उन दोनों ने उसको डबल अप किया हुआ था, लेकिन जिस एफिशिएंटली उसने बॉल को देखा कि भाई आगे स्पेस है, उसने जो ड्राइव किया बॉल को, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, अल्टीमेटली जो रोनाल्डो ने गोल मारा वो मतलब उसने जो किया है ना, मतलब यमाल को मेरे ख्याल से शायद फ्लैशबैक्स आएंगे अगली बार अगर उसने अगले सीज़न अगर पीएसजी से खेला तो ये ऐसा वाला गेम था, क्योंकि यमाल को इससे पहले मैंने इतना अंडर कॉन्फिडेंस नहीं देखा। जो बंदा स्टोरीज लगा के अपने आप को प्रूव करता हो, उसने इस बार स्टोरी लगाई और लिटरली उसका फेस ऐसा हो रहा था कि ये शायद मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, जो कि बहुत बड़ी ऐसी बात है कि ऐसा होना चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर बार आप नहीं जीतते हो, और उसके लिए एक तरीके से एक लेसन है जो वो आगे जाके सीखेगा गया और उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब रोनाल्डो और मेसी हैं, अगर उसको वाकई में उस लेवल पे जाना है तो उसको सिर्फ अच्छी बिट्स तक नहीं जाना। रोनाल्डो और मेसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है जब जाके वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और ऐसा नहीं कि जब उन्होंने सुपरस्टार स्टेटस हासिल कर लिया था तो उन्होंने जो है वो उनके पास ये चीज़ें नहीं आई। अभी आप रोनाल्डो को देख रहे हो, रोनाल्डो की मैं बात करना चाह रहा था तो अच्छी बात है वो पॉइंट निकल आया। पिछले 5 साल थे जब से उसने एक तरीके से उसने जुवेंटस का जो लास्ट ईयर था उसका, जब से उसने जो ट्रॉफीज़ जीती हैं उसके बाद से लेके मैन यूनाइटेड का उसका मूव, फिर अल नसर के उसका मूव, नो डाउट उसने पब्लिसिटी जो की, लेकिन उसने पर्सनल एक्लेट्स तो बहुत जीते लेकिन कलेक्टिव एक्लेट नहीं जीता था। तकरीबन 5 साल से वो ट्रॉफी लेस था, और एक बहुत हार्ड टाइम होता है जब आपके पास आप ट्राई कर रहे हो, आप सब पार टीममेट्स के साथ खेल रहे हो, आपने लिटरली आपके क्या क्या एलिगेशंस लग जाएं, ऊपर से आपका जो राइवल है उसने एक ऐसा अवार्ड जीत लिया हो जिस पे एक बेसिस बन जाए कि हाँ यार यही डिफाइनिंग मैट्रिक है, तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन
जो स्ट्रेंथ एक बंदे ने दिखाई ना, मतलब डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड एट वार्म अप्स, जो उसने खुद कन्फेस किया, मतलब 89th मिनट तक गेम को कंटिन्यू करना विद एन इंजरी, स्कोरिंग अ गोल एट द फाइनल एट 40 ईयर्स ओल्ड। कोई मुझे एक बंदा भी अगर ऐसा दिख जाए ना आने वाले कितने भी सालों में, शायद ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा, ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा। तो ये ऐसा है कि उसने अपने आप के लिए तो नहीं, उसने पूरी दुनिया को एक तरीके से प्रेजेंट दिया, जो उसने वो डिज़र्व करता था कि इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी सेटबैक्स के बाद, इतनी रेपुटेशन, क्रिटिसिज्म और सब चीज़ें सहने के बाद एक जो रिवॉर्ड होता है ना, वो रिवॉर्ड ऐसे ही होता है। और वो डिज़र्व करता है कि वो ऐसी टीम में जाए जो कि उसके लिए फ़ाइट करती हो, उसके साथ टुगेदर हो, और उसके आगे पीछे ऐसे प्लेयर्स हों जो कि बैलन डोर लेवल के, लिटरली बैलन डोर लेवल के। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट भी लिखा है, क्योंकि बैलन डोर पॉसिबिलिटी के अंदर यमाल का नाम तो बहुत आता है, लेकिन एक और 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम आता नहीं है, वो सिर्फ इसलिए चले जाते हैं उस कंटेंशन से बाहर क्योंकि वो सिर्फ इस टीम में थे, लेकिन उसका मेन मैन किसी और को बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल PSG के अंदर विटीनिया और नूनो मेंडेस ने विद इन अ स्पेस ऑफ 1 वीक उन्होंने एलियंस अरीना के अंदर UCL भी उठाई और UNL भी उठाई, ठीक है। तो मतलब ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि इनका मेरे हिसाब से बैलन डोर कंटेंशन में होना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आप ट्रॉफी वाइज भी एफिशिएंट हो, आपने परफॉर्मेंसेस भी दी है, विटीनिया ने लिटरली हार्ट है वो पोर्टुगल टीम का भी और इस बार PSG का भी, तो एक तरीके से उसको इस चीज़ में होना चाहिए। और नूनो मेंडेस जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, डिस्पाइट हैविंग अ लॉन्ग सीजन, कमिंग अवे विद विनिंग एवरीथिंग, लिटरली क्वाड्रुपल, और उसने 5वीं ट्रॉफी जीत ली अलॉन्ग साइड विद विटीनिया, तो उन दोनों का नाम होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो 2-3 चीज़ें हैं। इस मैच ने ये बात दिखा दी है कि जो पुर्तगाल के अंदर जो गूदा है ना, वो गूदा है, लेकिन उनको वो गूदा रेगुलरली दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए जो प्लेयर्स हैं ना, वो अभी ये जो प्लेयर्स हैं, PSG इस बार क्लब वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी थ्रेट है, और उसी के साथ साथ पुर्तगाल अगर इसी फैशन के साथ खेलती है और कुछ और प्लेयर स्टेप अप करते हैं, जैसे ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, रूबेन नेवेस, ठीक है, या फिर राफाएल लियाओ जो कि AC मिलान में इतना अच्छा खेलता है लेकिन नेशनल टीम में उसकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, नोटेबल कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो अगर वो लोग भी अपनी परफॉर्मेंसेज ऐसे ही अप करते हैं तो बहुत बड़ी कंटेंशन है 2026 की जो वर्ल्ड कप है उसमें पुर्तगाल की। तो ऑन दैट नोट मैं इस बात को एंड करूँगा। ये एक स्पेक्टिकल ऑफ फुटबॉल था, इसके बाद और कुछ रह नहीं सकता। इसके बाद जो भी है रोनाल्डो को एंजॉय करा जाए भाई, लास्ट मोमेंट्स हैं ये, इससे ज़्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता। और यही है कि ये जो दिन था, पर्सनली एज अ रोनाल्डो फैन, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। और अगर आप एक फुटबॉल फैन है इन जनरल, अगर आप रोनाल्डो हेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप रोनाल्डो हेटर हैं तो आप फुटबॉल फैन नहीं हैं, अगर आप एक फुटबॉल फैन हैं इन जनरल तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा वाला दिन था। और बैलन डोर की जो मैंने बात की, इसके हवाले से मेरी एक और वीडियो भी आएगी जिसके में मैं बताऊंगा कि भाई बैलन डोर के अंदर जो इतने सारे नाम आ रहे हैं उसके अंदर मेन कंटेंडर्स कौन है और फेवरेट किसको करना चाहिए और क्या मेट्रिक इस्तेमाल होना चाहिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं अब रेगुलरली आऊँगा, रेगुलरली वीडियोस आएंगी, तो आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़।